पहली प्रॉपर्टी वही जो एपी में किए थे, क्या था? इफ each term is each term of a GP is multiplied with some non-zero constant, then the resulting sequence is also a GP, ठीक है? कोई GP है ए आर स्क्वायर, इस GP में इस टर्म में K से मल्टीप्लाई करो तो K इंटू GP क्या हो जाएगा? ए के आर स्क्वायर एंड सो ऑन, है ना? तो क्या होगा? फर्स्ट टर्म, कंक्लूजन क्या? फर्स्ट टर्म इज मल्टीप्लाइड विथ के, मतलब के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है? और कॉमन रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? तो कॉमन रेशियो विल बी सेम। ये पहला था। द रेसिप्रोकल ऑफ ईच टर्म is also a GP, है ना? इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 1/a मिलेगा, 1/ar मिलेगा, 1/ar³ मिलेगा, है ना? और इसमें क्या क्या होगा? फर्स्ट टर्म इज रेसिप्रोकल्ड LLED, क्या होगा? LED लिख लेना तुम लोग। रेसिप्रोकल और कॉमन रेशियो इज ऑल्सो रेसिप्रोकल, ठीक है? थर्ड में सेम पावर से सबको इंक्रीज करो, किसी GP को सेम पावर से रेज करो, है ना? इस टर्म, इफ each term of a GP is raised to some constant power, then resulting sequence is also a GP, ठीक है ना? जैसे a का पावर n, ar का पावर n कर दो, ar स्क्वायर का पावर n कर दो, एंड सो ऑन, तो ये भी GP में है क्या? इसका रेशियो देखो, इसका रेशियो देखो, क्या आ रहा है ना? फर्स्ट नंबर इसमें क्या क्या हो रहा है? फर्स्ट टर्म इज पावर ऑफ फर्स्ट टर्म कर देते हैं, पावर ऑफ फर्स्ट टर्म इज रेज्ड टू n, ठीक है? पावर n बढ़ गया है, और इसके कारण क्या हुआ है? कॉमन रेशियो भी पावर, हाँ, तो पावर ऑफ कॉमन रेशियो इज रेज्ड टू n, यानी कि कॉमन रेशियो भी r का पावर n हो गया है अब,
समझ आया ना, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है ना, बस प्रॉपर्टी है ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर। अगला है नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें इससे क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू GP, each term of 2GP gives the sequence of another GP। ठीक है, प्रोडक्ट और कर दो डिवीजन, ठीक है, प्रोडक्ट और डिवीजन मतलब 2 GP है, दोनों के इस टर्म, ऑब्वियसली दोनों इस टर्म मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स मस्ट बी सेम। ये इस स्टेटमेंट में ये बात इनहेरेंट है, अलग से उसको हम नहीं लिखा रहे हैं, है ना। दोनों का नंबर ऑफ टर्म सेम होगा तभी इस टर्म को, इस नंबर को इस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो मान लो एक GP है AR1 स्क्वायर एंड सो ऑन, और दूसरा GP है BR2 स्क्वायर एंड सो ऑन, है ना। और दोनों के इस टर्म को प्रोडक्ट करो तो क्या मिलेगा, AB, इधर होगा AB R1 R2, फिर होगा AB R1 R2 टू दी पावर 2 एंड सो ऑन, है ना। ठीक है, तो इसका मेन कंक्लूजन ये है कि कॉमन रेशियो भी मल्टीप्लाई हो जाता है। कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई होने के बाद जो वैल्यू देता है वही हमारा, तो ये भी एक GP ही है ना। तो इसके बारे में यहाँ पे सीधे ही लिख देते हैं, इट इज ऑल्सो a GP having first term is equal to AB and common ratio is equal to R1 into R2। ठीक है, समझ आया ना सबको। मतलब ये AP में क्या था, आप 2 AP को ऐड ईच टर्म को ऐड करते थे या सब्ट्रैक्ट करते थे तो आपको AP मिलता था। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन आपको नहीं देता था कुछ भी, है ना। लेकिन GP में क्या है, ऐड और सब्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं देगा, लेकिन आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको, या डिवाइड करेंगे तो आपको GP मिलेगा, है ना। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए था, ये था मल्टीप्लिकेशन के लिए। और अगर डिवीजन की बात करते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, देखो A/B आ जाएगा ना, है ना। तो इज ऑल्सो, अब सीधे ही लिख दे रहे हैं, ऑल्सो अ GP हैविंग, क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म A/B, ठीक है। पहले वाले को दूसरे से डिवाइड किया, दूसरे को पहले से करेंगे तो सिमिलर मैनर में होगा। एंड कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा, R1/R2, यही हो जाएगा, ठीक है। नंबर 5, फॉर a GP having n terms given by AR स्क्वायर AR का पावर n-1, ठीक है। T1 इंटू Tn इज इक्वल टू AR का पावर n, राइट, ठीक है। T2 इंटू Tn-1 कितना आ जाएगा, AR इंटू A, इसके पहले क्या होगा, AR का पावर n-2,
2, नहीं यहाँ n-1 होगा, ठीक है, हाँ, ए आर का पावर n-1 होगा, विच इज इक्वल टू T3 इंटू Tn-2 एंड सो ऑन। समझ आया ना, है ना, प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, ठीक है, आगे से फर्स्ट टर्म पीछे से फर्स्ट टर्म, आगे से nth पीछे से nth टर्म का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। एपी में क्या था, सम कांस्टेंट था, है ना, तो जीपी की ये प्रॉपर्टी है। इफ वी हैव टू कंसिडर odd number of GP, ऑड नंबर ऑफ जीपी को कंसिडर करना है तो कैसे मानेंगे, है ना, बीच वाले को ए मानेंगे, सिमिलर लॉजिक जो वहाँ लग रहा था, बस वहाँ पर एडिशन के लॉजिक को हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पर प्रोडक्ट के लॉजिक को इस्तेमाल करना है ना। तो बीच वाला टर्म अगर ए है और इसके बाद वाला ए आर है तो इसके पहले वाला क्या हो जाएगा, हाँ, यानी ए बाई आर हो जाएगा ना, समझ आ रहा है ना, क्योंकि तीनों का प्रोडक्ट सिर्फ ए के टर्म्स में होगा, आर कट जाएगा। इसके अगला टर्म हमको क्या मानना है, ए आर स्क्वायर, और इसके पिछला टर्म क्या मानना है, ए बाई आर स्क्वायर। और हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट एंड सो ऑन, इधर भी और इधर भी, है ना, और इसमें हम लोग एक क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। लेकिन ये किसके लिए है, फॉर ऑड, ये फॉर ऑड के लिए है ना। फॉर इवन की अगर बात करें तो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, क्योंकि बीच वाला टर्म तो इंडिपेंडेंट ऑफ आर हो जाएगा अगर ऑड है, इसको मानने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इवन नंबर है तब आप वैसे नहीं मान सकते हैं, तब आपको क्या मानना होगा, बीच में दो टर्म आएगा, है ना, तो होगा a इंटू आर, तो a इंटू आर होगा, तो इसके पहले वाला a बाई आर लो, है ना, तब आर आर कट जाएगा। इसके ठीक बाद वाला क्या लेना होगा, ए आर स्क्वायर, ये लेना होगा। देखो ध्यान से, इन दोनों के बीच कॉमन रेशियो कितना है, दिस बाई दिस करेंगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा ना, तो यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन रेशियो क्या है, आर स्क्वायर, तो आर क्यूब हो जाएगा, फिर यहाँ ए आर का पावर 5 हो जाएगा एंड सो ऑन। इधर क्या हो जाएगा, ए बाई आर क्यूब एंड सो ऑन, है ना। इस वाले में क्या है, कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो आर है। इस वाले में क्या है, प्रोडक्ट अभी भी इंडिपेंडेंट है आर से, और कॉमन रेशियो इज इक्वल टू इज इक्वल टू आर स्क्वायर है, ये है, ठीक है। और क्या है, इसमें ए एक टर्म है, इसमें ए कोई भी टर्म को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई भी टर्म ए अकेले रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ए इंटू आर कोई टर्म है या ए बाई आर कोई टर्म है ना, तो इसमें एक मिडिल टर्म है, इसमें ए कोई टर्म नहीं है, ठीक है। इस तरह से हम लोग कंसिडर करेंगे तो बेहतर होता है, ठीक है। मिडिल टर्म यहाँ पे दो होगा, ये दोनों होगा मिडिल टर्म, और यहाँ पे ये होगा मिडिल टर्म। की बात करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन। इफ ए बी सी आर इन जीपी, ठीक है, ए बी सी जीपी में है तो सी जो है बी जो है ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है। जैसे ए बी सी अगर एपी में होता तो बी क्या कहलाता, अर्थमेटिक मीन, है ना। ठीक इसी तरह ए बी सी अगर जीपी में है तो बी क्या कहलाएगा, ज्योमेट्रिक मीन, है ना। तो इफ ए बी सी आर इन जीपी देन बी इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी, ठीक है, ए एंड सी।
वी हैव क्या है, बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी, मैथमेटिकल रिलेशन तो यही है ना। और यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी है, और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी है ना। प्लस माइनस दोनों बोल सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ प्लस ले रहे हैं, मतलब अभी मान के चल रहे हैं कि अभी सिंपल, ठीक है। तो b इज इक्वल टू रूट अंडर ए सी का रिलेशन अगर रखता है, ठीक है, तो हम लोग ये कहेंगे या ये रिलेशन रखता है, बेहतर कहना हो तो, ठीक है। ये रिलेशन अगर रखता है तो हम कहेंगे कि ये ज्योमेट्रिक मीन है। सिमिलरली अगर बात करें, सिमिलरली इफ ए G1, G2, G3, Gn और B आर इन GP, आर इन GP, ठीक है। A से लेकर B तक बीच में n नंबर्स है, GP में है ना। तो हम लोग बोलेंगे G1, G2, G3, Gn आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे, एन जीपी बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एन जीएम, ज्योमेट्रिक मीन कितना है, एन है ना। और कौन कौन है, G1, G2, ये सब ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा। तो आर कॉल्ड ज्योमेट्रिक एन ज्योमेट्रिक मीन, एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, यही कहलाता है। ठीक है, इसको क्वेश्चन के बतौर देखते हैं। क्वेश्चन, इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड 2 एंड 3, 2 और 3 के बीच में 5 ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट करना है। सिमिलरली जैसे ही हम लोग एपी में देखे, जैसे कि हम लोग एपी में देखे थे, है ना, 5 एपी में अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट करना था। उस समय हम लोग लेंथ लेकर के किए थे, लेकिन एपी के लॉजिक से भी वो बन जाएगा, है ना। आपको फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो आप उस लॉजिक से भी बना सकते थे, वो तो आता ही। लेकिन एक हम ज्योमेट्रिकली कैसे लाइन का इस्तेमाल करके बनाएंगे वो भी बताए, है ना। इसके अलावा यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन में तुमको ज्योमेट्रिक अलजेब्रा को यूज़ करना होगा, तो करके देखो कैसे। सही, मतलब ये कि मान लो 5, बीच में 5 है, G1, G2, G3, G4, G5, 5 GM है ना बीच में, और फिर 3 है, 5 नंबर बीच में है, और ये सब GP में है। GP में है तो T1 यानी A इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, और अच्छा 2 दिया हुआ है, लो 2 दिया हुआ है, ठीक। और 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि T7 दिया हुआ है 3, है ना। और T7 इज इक्वल टू क्या होगा, A इंटू आर का पावर 6, यही होगा ना। और A का वैल्यू है 2, तो 2 इंटू आर का पावर 6 इज इक्वल टू 3, यानी आर का पावर 6 इज इक्वल टू 3/2। दिस मीन्स आर इज इक्वल टू 3/2 टू द पावर 1/6 हो गया। और पता चल गया आर, तो G1 क्या हो जाएगा, G1 हो जाएगा A इंटू आर, 2 इंटू 3/2 का पावर 1/6। फिर G2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3/2 का पावर 2/6, फिर 2 इंटू 3/2 का पावर 3/6, 4/6 और 5/6। समझ आया, यही GM हो गया, ज्योमेट्रिक मीन। आसान है ना, ठीक है। आगे बढ़े, बताओ, एग्जाम्पल से समझ आ गया ना सबको। तो यही 5 इंसर्ट करना है, 10 इंसर्ट करना है, आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन है ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन के बीच का रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट चीज। रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। 2 नंबर्स के बीच में अभी बस बता रहे हैं। लेट द नंबर बी A एंड B
बी द टू नंबर्स। ठीक है, अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा बताओ? a प्लस बी बाई टू, और जो मैं सी बी है, ए और बी के बीच में देख रहे हैं, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू बी, राइट। अब हम ये कह रहे हैं कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा या उसके इक्वल होता है, ये हम लोग पहले देखे हैं, जानते हैं, उसको हम लोग डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, अर्थमेटिक मीन क्या है हमारे पास? a प्लस बी बाई टू है ना। और अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन करो, यानी इक्वेशन 1 और 2 को माइनस कर देते हैं, 1 माइनस 2 करते हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको? a प्लस बी बाई टू माइनस अंडर रूट ए बी, यही होगा ना, यही होगा। ए एम माइनस जी एम इज इक्वल टू ए माइनस जी लिख दे रहा है, ये होगा। इसको फर्दर और सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ 2/2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, ठीक, और 2 एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग a को ना रूट ए का स्क्वायर लिख देते हैं, है ना, अंडर रूट ए का स्क्वायर, और प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर लिख देते हैं, फिर b ही आ जाएगा, और माइनस 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी आ जाएगा, इजी। ठीक, अब ये क्या है? ऊपर नोमिनेटर को ध्यान से देखो तो क्या है? हाँ, तो ये है रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर बाई 2। ये समथिंग का स्क्वायर है, ये जो क्वांटिटी है, यानी कि ये जो पूरी की पूरी पॉजिटिव क्वांटिटी है, समथिंग का स्क्वायर पॉजिटिव, या मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है ना। तो ये हम क्या बोलेंगे? ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी हमको मिल गया, है ना, पॉजिटिव और 0, यही पॉसिबिलिटी है ना। तो जो a माइनस जी है, यानी अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यही बोल सकते हैं। समझ आ रहा है? और ज्योमेट्रिक मीन को उस साइड ले जाओ तो हम लोग बोलेंगे अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ये ऑलवेज ट्रू होता है, इसलिए ये हमेशा लगा सकते हैं इनइक्वलिटी बनाने में। समझ आया? अच्छा, क्वेश्चन ये है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 10 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 4 एंड 10 मत करो, 100 कर देते हैं, 4 एंड 1/4। चलो ये है क्वेश्चन। चलो सही, देखो बेसिकली क्या है ना, 4 है, फिर G1 है, G2 है, G100 है, और 1/4 है। 4 और 1/4 का प्रोडक्ट इज इक्वल टू G1 एंड G100 का प्रोडक्ट इज इक्वल टू G2 इंटू G99 एंड सो ऑन, और सब 1 1 1 1 हो जाएगा, है ना। तो 1 हो गया सबका प्रोडक्ट, वही तो पूछ रहा है। अगर 101 टर्म होता तो बीच में एक टर्म आता, यहाँ 101 होता और बीच में G 51th टर्म रह जाता, और 51th टर्म क्या होता? R क्या होता? यही समझना है। जो मिडिल टर्म है, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म है और मिडिल टर्म की बात कर रहे हैं, वो और कुछ नहीं 4 और 1/4 का GM होना चाहिए। करके देख लेते हैं, है ना, करके देख लेते हैं। अगर 3 है तो क्या क्या आ जाता, या चलो सीधे 100 का ही निकालते हैं। ये कितना हो जाएगा? 101, 102, 103 आ जाएगा ना। A यानी 1/4 इज इक्वल टू A इंटू R का पावर 102 आ जाएगा, ये ना 102, ठीक। R का पावर 102 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/16। R इज इक्वल टू 1/16 का पावर 102, ठीक। और 51th टर्म निकालना है, यानी कि 4 इंटू,
हाँ तो ये टोटल 103rd टर्म है ना, यहाँ से 1 ऐड जोड़ना शुरू किया ना, 1 तो ये है टर्म के बेसिस पे बात करो तो, ठीक। तो ये 102th टर्म है, ये 103rd टर्म है ना। तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू आर का पावर 50, यही हो जाएगा ना, 50 होगा, 1 ये है ना, तो 51 होगा क्योंकि ये 52th टर्म है ना। तो यहाँ क्या होगा 51, ठीक। और 4 इंटू 1/16 का पावर आर का वैल्यू, अच्छा सॉरी आर का वैल्यू, हाँ 1/102 होगा, हाँ 1/51/102 हो जाएगा, और ये 2 टाइम्स में हो जाएगा, यानी 1/√16, और यानी 4 कट गया, तो इज इक्वल टू 1। यानी कि जो मिडिल टर्म है वो क्या होगा, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का जीएम। ये इससे भी सीधा क्वेश्चन कई बार बन जाता है, निकालने की जरूरत नहीं। हाँ ठीक है। हार्मोनिक, हार्मोनिक नाम कहाँ सुने हो, फिजिक्स में, हार्मोनिक वेव्स। और उस फिजिक्स से पहले 11th के पहले कहाँ सुने हो, हाँ म्यूजिक में, म्यूजिक में सुने हैं ना, है ना। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जो हिस्ट्री है कहते हैं डेट बैक टू 5th सेंचुरी BC के आसपास, 5th या जब पाइथागोरस का टाइम था, जब भी था, ठीक है। तो पाइथागोरस जब थे तो पाइथागोरस क्या करते थे ना, वो नेचर को समझने के लिए नंबर्स के सिस्टम, नंबर सिस्टम में देखते थे, और वो इंटीजर्स नंबर्स को सिर्फ मतलब नंबर्स मानते थे, वो डेसिमल फ्रैक्शन को काउंट नहीं करते थे, मतलब उनके लिए वो मतलब ही नहीं था, मीनिंगलेस था, और पूरे यूनिवर्स को वो नंबर्स के टर्म्स में डिफाइन करने की कोशिश करते थे। हर एक नंबर्स को किसी नेचर के किसी न किसी कंस्टिट्यूएंट के साथ उन्होंने जोड़ करके या किसी प्रोसेस के साथ जोड़ करके देखना चाहा था, ठीक है, सारे इंटीग्रल नंबर्स को। अब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस जो नॉलेज है या सब्जेक्ट जिसको आज हम लोग कहते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट कहते हैं, ये नॉलेज के डिफरेंट पार्ट्स हैं ना, डिफरेंट डिविजन्स हैं, है ना। तो नॉलेज उस समय पाइथागोरस के अनुसार नॉलेज क्या था, वो कुछ 5 चीज़ था, 5 ब्रांचेज ऑफ नॉलेज, जिसमें से एक था अर्थ, मतलब मैथमेटिक्स में 2 पार्ट था, एक ज्योमेट्री और एक अर्थमेटिक, है ना। अर्थमेटिक कहीं या अलजेब्रा, है ना। ज्योमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया। इसी तरह एस्ट्रोनॉमी एक ब्रांच ऑफ नॉलेज था। इसी तरीके से 5 ब्रांच था, एक वन ऑफ द वो 5 ब्रांच में से एक ब्रांच था म्यूजिक, नॉलेज का एक ब्रांच के तौर पर। अब नॉलेज के ब्रांच के तौर पर म्यूजिक था, तो म्यूजिक की थियरी भी बनानी पड़ेगी ना, सुर लय ताल में सुर होता है ना, उसमें हम लोग देखते हैं कि नोट्स होता है, म्यूजिक नोट्स होता है ना, ऐसा नोट्स सब लोग 4 लाइन की कॉपी पर देखे होंगे, ऐसा नोट्स होता है ना। जो लोग गिटार बजाते होंगे या म्यूजिक करते होंगे उनको पता होगा, ठीक है। तो वो ऐसा नोट्स होता है, इसको कलर कर देंगे तो उसका एक मतलब होता है, यहाँ से बना देंगे तो उसका एक मतलब होता है ना। तो म्यूजिक नोट्स इसको कहते हैं। और नोट्स बेसिकली ये तो सिंबल है ना, रिप्रेजेंटेशन है, इसके बैकग्राउंड में जो चीज़ काम करती है, आगे फिजिक्स में तुम लोग पढ़ोगे फ्रीक्वेंसी के बारे में, साउंड वेव्स के बारे में। बेसिकली साउंड वेव्स हैं जो स्ट्रिंग की लंबाई अलग अलग फ्रीक्वेंसी का वेव पैदा करती है। ये तो तुम लोग 9th-10th में भी साउंड वेव्स में पढ़े होगे, है ना। स्ट्रिंग का जो लेंथ होता है, जो गिटार होता है, गिटार में क्या होता है, स्ट्रिंग की लंबाई को कम करते हैं और बजाते हैं तो आवाज़ अलग अलग किस्म की आवाज़ निकलती है, या हम लोग कहें अलग अलग फ्रीक्वेंसी की, जाओ अलग अलग फ्रीक्वेंसी की आवाज़ निकलती है ना, जैसे स्ट्रिंग की लंबाई को छोटा बड़ा करते हैं। तो ये क्या होता है, इसको हम लोग हारमोनिका कहते हैं, हार्मोनिक। वो जो फिजिक्स में हार्मोनिक आया है असल में वहीं से आया है, और वो जो हार्मोनिक है उसका मतलब ग्रीक में वो म्यूजिक से आया है। तो वो जो हार्मोनिक्स हैं, यानी कि वो जो नोट्स हैं, हार्मोनिक्स जिस तरीके से काम करता है वो असल में HP है, वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन, वो जिस तरह का प्रोग्रेशन यूज़ करते हैं उसमें वो HP है, वहाँ से HP निकल करके आया है। बाद में मैथमेटिकली लोग इसको ऐसे ही उस पूरे सीक्वेंस को ही उन्होंने हार्मोनिक प्रोग्रेशन नाम बोल दिया, ठीक है। वहाँ से वो HP निकल करके आया है। तो
हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है ना, HP है ना, वो और कुछ नहीं, रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, AP के इच टर्म को अगर हम रेसिप्रोकल करके एक लिख दें तो वो भी एक सीक्वेंस होगा, और इसी सीक्वेंस को हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो द रेसिप्रोकल ऑफ each term of an AP gives a sequence is called harmonic progression। ठीक है, और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, अगर AP हमारा कुछ इस तरह से है, A प्लस D, A प्लस 2D एंड सो ऑन, तो HP हमारा कैसा बनेगा, 1/A, 1/A प्लस D, 1/A प्लस 2D एंड सो ऑन। ठीक है, और T1 क्या होगा, 1/A होगा, T2 क्या होगा, 1/A प्लस D होगा, और T3 क्या होगा, 1/A प्लस 2D होगा एंड सो ऑन। तो Tn क्या हो जाएगा, 1/A प्लस n-1 इंटू D। यही हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म, नोट करो। इसी में हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, इफ 3 नंबर है, A, B, C आर इन AP, देन 1/A, 1/B, 1/C आर इन HP। हाँ, HP कोई AP मान लेते हैं, ABC HP में है, तो तीनों का सम क्या दिया हुआ है, 37, और तीनों के रेसिप्रोकल 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C इज इक्वल टू 1/4 है ना। कितना इक्वेशन है, 2, यानी कि 2 वेरिएबल इक्वेशन बनना चाहिए, 3 वेरिएबल से काम नहीं होने वाला है। लेकिन हम ABC 1/A 1/B 1/C इसके बीच रिलेशन जानते हैं, है ना, ये AP है ना। तो मान लेते हैं कि ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है ना। इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट टर्म प्लस, अच्छा सम करना है ना, इसको अगर हम A मान लें, इसको A माइनस D मान लें, इसको मतलब इसको मान लो A मान लें, तो A माइनस D बोल दे, और इसको A प्लस D बोल दे, तो यहाँ से हमको A मिल जाएगा मिडिल टर्म। तो क्या हो गया, 1/4, D कट गया, 3A इज इक्वल टू 1/4, A इज इक्वल टू 1/12। A किसको माने थे, 1/B को, यानी B इज इक्वल टू 12, यानी कि A प्लस C इज इक्वल टू 37 माइनस 12। एक इक्वेशन ये बन गया। दूसरा इक्वेशन क्या बना, 1/A प्लस 1/C इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/12। 2 इक्वेशन, 2 अननोन, अब सॉल्व हो जाएगा, है ना, अब हो जाना चाहिए। यहाँ पे C का वैल्यू निकालो, यहाँ पुट करो, A का क्वाड्रेटिक बनेगा, सॉल्व करो, A का आ जाएगा। क्या हो गया, हाँ ठीक है, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, ठीक है।